वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट और बीएससी बीएड फर्स्ट। सब्जेक्ट रहेगा आपका ज़ूलॉजी और पार्ट नंबर ये है आपका बुक है आपकी इनवर्टेब्रेट्स। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं यूग्लिना के बारे में। इसके बारे में पढ़ रहे हैं यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना में हमने बहुत सी स्ट्रक्चर्स, बहुत से फंक्शंस के बारे में स्टडी कर ली है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि यूग्लिना के अंदर जो लाइफ साइकिल है, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से होता है। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूग्लिना के अंदर रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? जनन की विधि को देखिए स्टूडेंट्स, यूग्लिना के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका बिल्कुल ही अभाव होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूग्लिना में नहीं देखा गया है, लेकिन जो यूग्लिना में रिप्रोडक्शन की विधि होती है वो आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अनेक विधियों से होता है। एक तो विधि है आपकी बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। सेकंड जो मेथड है वो आपका है मल्टीपल फिजन। और जो थर्ड प्रकार का जो मेथड होता है वो आपके इसमें एक सिस्ट बनती है, यानी कि बूटी बनती है। और जो बूटी बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिस्टमेंट। यानी कि विशिष्ट प्रकार की बूटी बनती है। तो जो मल्टीपल फ्यूजन और इंसिस्टमेंट, ये दोनों लगभग एक समान प्रक्रिया है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की बात करते हैं। बाइनरी फिजन को क्या बोलते हैं? द्विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विखंडन। यानी कि जो यूग्लिना में जनन की जो सर्वमान्य विधि है वही होती है द्विखंडन के द्वारा इसमें जनन होता है। और द्विखंडन के द्वारा इसमें जनन किस प्रकार से होता है वो थोड़ा देख लेते हैं कि एक यूग्लिना होता है, यूग्लिना के अंदर मायोटिक डिविजन्स के द्वारा विभाजन होता है। देखिए एक यूग्लिना में विभाजन कैसे होता है? ये कोई आपकी यूग्लिना है, यूग्लिना के अंदर यहाँ पर काइनेटोसोम या वेलफेरोप्लास्ट, ये क्या इसका फ्लैजिलम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें सेंटर में क्या है? ये इसका है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर इस प्रकार की बहुत सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो ये स्ट्रक्चर होगी इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। क्रोमेटोसोम्स। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉरी क्रोमोसोम्स। और इसमें क्या होगी? बहुत सी, मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियोलस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत सी न्यूक्लियोलस, बहुत सी केंद्रिका इसके अंदर प्रेजेंट है रहती है। तो ये यूग्लिना है। और ये जब यूग्लिना क्या करेगा कि बाइनरी फिजन करेगा, तो बाइनरी फिजन करेगा उससे पहले इसमें किसकी प्रक्रिया होगी? इसके अंदर तो होगी
माइटोटिक डिवीजन की प्रक्रिया होगी, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो माइटोटिक डिवीजन होता है समसूत्री विभाजन के अंदर, देखो कैसे होता है समसूत्री विभाजन की, इसके अंदर जो प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार से होती है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया इसमें इस प्रकार की होती है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो आपका विजुवेरियो है, विजुवेरियो दो भागों में डिवाइड होने की प्रवृत्ति होगी। विजुवेरियो क्या होगा, इसका दो भागों में डिवाइड होने की प्रवृत्ति होगी। तो ये आपका यूलिना, सबसे पहले इसमें जो आपका केंद्रक होगा, केंद्र का विभाजन होगा, इसका विभाजन होगा केंद्रक विभाजन। और केंद्रक विभाजन समसूत्री विधि से होगा। और जब समसूत्री मेथड से विभाजन होता है तो इनमें अनेक अवस्थाएं होती है। आपकी प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, और एक मेटाफेज, टीलोफेज, और एक कौन सी होती है आपकी एनाफेज। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोफेज अवस्था के अंदर, प्रोफेज अवस्था के अंदर क्या होगा कि ये जो आपके क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, ये क्रोमोसोम युग्म के रूप में प्रदर्शित होंगे, युग्म के रूप में, यानी युग्म के रूप में अर्धगुणसूत्र के रूप में क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। जब क्रोमोसोम अर्धगुणसूत्र के रूप में प्रेजेंट होते हैं तो ये जो संरचना बनती है क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड। और जो इसके अंदर बहुत सी जो आपकी न्यूक्लियोलस है, केंद्रिकाएं हैं, केंद्रिकाएं आपस में क्या हो जाएगी, संकित हो जाती है। जब केंद्रिकाएं आपस में संकित हो जाती है तो केंद्र के बीच में इस प्रकार के एक पिंडनुमा संरचना बनती है, जिसे हम क्या कहेंगे, एंडोसोम कहा जाता है। जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी इसे क्या कहेंगे, एंडोसोम कहेंगे। ठीक है, तो आगे की प्रक्रिया में क्या होता है, प्रोफेज प्रक्रिया के अंदर जो समसूत्री विभाजन होगा उसका केंद्र का विभाजन होगा। और केंद्र के विभाजन के समय इसमें क्रोमेटिड बन जाएंगे। और जो आपके न्यूक्लियोलस है, केंद्रिकाएं हैं, वो संकित होकर एक पिंड के समान स्ट्रक्चर बना लेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोसोम्स के नाम से जाना जाता है। तो ये एंडोसोम बना लेती है। अब क्या होगा कि इसमें जो विभाजन की प्रक्रिया आगे जारी रहेगी, विभाजन की प्रक्रिया क्या होगा, आगे जारी रहेगी। और इस प्रकार से दो रिजर्वेरियो का निर्माण इसके अंदर हो जाता है। दो रिजर्वेरियो का निर्माण हो जाता है। और जो आपके अर्धगुणसूत्र हैं वो बिल्कुल कहाँ रहेंगे, इसके सेंटर में लॉन्गिट्यूडिनल रूप से क्या हो जाएंगे, प्रोजेक्ट हो जाएंगे, यानी कि केंद्र के बिल्कुल बीच में लॉन्गिट्यूडिनल रूप से प्रेजेंट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक इसके समसूत्री विभाजन की विशेषता ये होती है कि इसके समसूत्री विभाजन में, वैसे किसी भी एनिमल सेल्स की समसूत्री विभाजन में क्या देखते हैं, आपके विभाजन क्या देखते हैं कि जो इसकी केंद्र की झिल्ली होती है वो नष्ट हो जाती है। लेकिन इसके अंदर केंद्र की झिल्ली हमेशा क्या रहती है, बनी हुई रहती है, कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो हमेशा ही ये जो केंद्र की झिल्ली है इसके चारों क्या रहेगी, बनी हुई रहेगी। और जो आपके क्रोमेटिड होते हैं, अर्धगुणसूत्र होते हैं, ये अर्धगुणसूत्र क्या होंगे, अर्धगुणसूत्र बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में क्या हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूडिनल रूप से प्रेजेंट हो जाएंगे। ये अर्धगुणसूत्र है। और ये यहाँ पर क्या है, ये जो आपके एंडोसोम है, एंडोसोम भी दो भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आगे की प्रक्रिया में क्या होता है कि मेटाफेज की अवस्था में क्या होगा कि अर्धगुणसूत्र बिल्कुल मध्य में लॉन्गिट्यूडिनल रूप से क्या हो जाएंगे, अवस्थित हो जाएंगे। एंडोसोम भी दो भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब टीलोफेज स्टेज के अंदर देखिए, टीलोफेज स्टेज के अंदर देखिए कि टीलोफेज स्टेज में क्या होता है। टीलोफेज स्टेज के अंदर
टेलोफेज स्टेज के अंदर दो रिजर्वेयर बन जाते हैं और इसमें क्या बन जाती है, लॉन्जिट्यूडिनल फेरो का निर्माण हो जाता है, एक लंबवत खांच का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, और जो आपका केंद्र के अंदर जो क्रोमेटिड थे, ये दोनों क्रोमेटिड दोनों पोलर एंड की तरफ क्या होंगे, जाने लगेंगे। दोनों क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, दोनों पोलर एंड की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, एक क्रोमेटिड यहाँ आ गया और दूसरे प्रकार के क्रोमेटिड यहाँ आ गए, और एंडोसोम भी अपने अपने पोलर एंड की तरफ चले जाएंगे। और इनमें जो क्रोमेटिड का ध्रुवों पर पहुंचने की प्रक्रिया होती है, इसके लिए इसमें किसी भी प्रकार के स्पिंडल फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती है, लेकिन इनका योगदान इन क्रोमेटिड को ध्रुवों पर पहुंचाने का नहीं होता है। ये जो क्रोमेटिड है, ऐसा माना जाता है कि अपने प्रतिकर्षण के कारण ही दोनों प्रकार के पोलर एंड क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और जो केंद्रक होता है, केंद्रक के बीच में इस प्रकार का एक कंस्ट्रिक्शन बन जाता है, कंस्ट्रिक्शन बन जाता है, यानी कि स्कुंचन बन जाता है। और स्कुंचन बनने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फेरो बन जाती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये केंद्रक विभाजन की होती है। और केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया के बाद दूसरी प्रक्रिया आएगी, वो आपकी साइटोकाइनेसिस की होगी। कौन सी होगी, साइटोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, जबकि इसके कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस के नाम से जानेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सब होने के बाद जो टेलोफेज अवस्था में ये केंद्रक विभाजित होना शुरू हो जाते हैं, क्रोमेटिड अपने अपने पोलर एंड की तरफ पहुंच जाते हैं। आगे जो संकुली विभाजन की स्टेज आती है, वो आपकी एनाफेज स्टेज आती है। एनाफेज स्टेज के अंदर क्या होगा, एनाफेज स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये जो बीच में संकुचित एक खांच बनी है, जो संकीर्ण बना है केंद्र के बीच में, यहाँ से दोनों केंद्र क्या होंगे, डिवाइडेड हो जाएंगे। तो एक यूग्लिना के अंदर कितने केंद्र बन जाएंगे, दो केंद्र बन जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा केंद्र का विभाजन हो जाता है। अब क्या होगा कि जो लॉन्जिट्यूडिनल फेरो बना है, जो लॉन्जिट्यूडिनल फेरो बना है, यानी कि एक लंबवत खांच बनी है, इस खांच के द्वारा साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है स्टूडेंट, साइटोकाइनेसिस में
फ्यूजन, दोनों लगभग एक ही प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो ये इस प्रकार का जो यूग्लिना के अंदर जनन होता है, ये जो सामान्य परिस्थितियां होती है, यूग्लिना के जीवन के अनुकूल परिस्थितियां होती है, उसमें तो इस प्रकार का जनन संपन्न होता रहता है। लेकिन यदि वातावरण के अंदर सूखा आ जाए, टेम्परेचर अधिक हो जाए, तो कहने का अर्थ है कि यदि वातावरण यूग्लिना की क्या हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, तब भी यूग्लिना क्या करता है, अपने जीवन को बचाए रखने के लिए, अपनी जो मौजूदगी है या संपत्ति को बनाए रखने के लिए ये जनन की प्रक्रिया क्या करता रहता है, संपन्न करता रहता है। तो ये जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न करता है वो देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों में जो यूग्लिना होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में यूग्लिना में क्या होता है, देखिए कि प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिकूल परिस्थितियों में यूग्लिना के चारों ओर इस प्रकार की एक पुट्टी का निर्माण हो जाता है। और ये जो पुट्टी होती है ये आपकी श्लेष्मा के द्वारा निर्मित होती है, यानी कि पेलिकल्स के नीचे पाई जाने वाली जो श्लेष्मा होती है उसके द्वारा ये पुट्टी का निर्माण होता है। यानी कि पेलिकल के नीचे जो श्लेष्मा की परत होती है वो पुट्टी का स्राव करती है, श्लेष्मा का स्राव करती है। और श्लेष्मा क्या होगी कि वायु के संपर्क में आने के बाद ये कठोर हो जाती है और इसके कारण इसके चारों ओर कठोर पुट्टी बन जाती है। और ये पुट्टिका क्या करती है कि इसके प्रतिकूल जो वातावरण होता है इससे यूग्लिना की क्या करती है, सुरक्षा करती है। अब इस पुट्टी के अंदर रहते हुए भी यूग्लिना क्या करेगा, जनन की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। जनन की प्रक्रिया को संपन्न कैसे करता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 यूग्लिना का निर्माण हो जाता है। यानी कि एक यूग्लिना था, ये क्या हो जाएगा, एक यूग्लिना से कितने यूग्लिना बन जाएंगे, 2 यूग्लिना बन जाते हैं। और इसके चारों ओर क्या होगी, उसी प्रकार की क्या बनती है, ये सिस्ट यानी कि पुट्टी बनती है। उसके चारों ओर इसी प्रकार की सिस्ट या पुट्टी होगी। और जो बनने वाले यूग्लिना है इनके चारों ओर भी इस प्रकार की एक और पुट्टी की परत पाई जाती है, एक श्लेष्म की परत और पाई जाती है। तो 1 से 2 यूग्लिना बन गए और 2 यूग्लिना से क्या हो जाते हैं, 4 यूग्लिना का निर्माण हो जाता है। 2 से क्या हो जाएंगे, ये 4 यूग्लिना के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और इनके चारों ओर क्या होगी, इनके चारों ओर भी सिस्ट या पुट्टी का निर्माण हो जाता है। सिस्ट या पुट्टी ये क्या है, ये म्यूसिलेज कोट है। कोट यानी कि श्लेष्मा की एक परत होती है। और इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं, इन सिस्ट में और बहुत सी यूग्लिना बनते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल फिजन्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बहु विखंडन के द्वारा जनन नाम से भी जाना जाता है। तो यूग्लिना के अंदर हम देखते हैं, यूग्लिना के अंदर मल्टीपल फिजन्स और विखंडन के द्वारा क्या होता है, जनन होता है। यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर जो इसके अंदर जनन की प्रक्रिया होती है मल्टीपल फिजन्स के रूप में होगी, और अनुकूल परिस्थितियों के अंदर जनन होता है वो किस रूप में होगा, विखंडन के रूप में होता है। तो ये यूग्लिना के जनन के बारे में था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो यूग्लिना है, यूग्लिना फाइटोमेस्टिकोफोरा के अंदर रखा गया है, अर्थात इसमें प्लांट के समान भी कैरेक्टर है और एनिमल
किसी भी प्रकार की जो समानता है वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। देखिए यूग्लिना को एनिमल्स मानने का आधार, यूग्लिना एज ए एनिमल्स, यूग्लिना क्या है, यूग्लिना एज एन एनिमल्स। एनिमल्स क्यों माने कि यूग्लिना की स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना के सबसे बाहर, यूग्लिना के सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। यूग्लिना के सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अर्थात इसमें प्लांट सेल के समान क्या नहीं पाई जाती है, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में भी सबसे बाहर क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाई जाती है, उसमें भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और यूग्लिना में सबसे बाहर क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना के अंदर जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला एक छोटे बिंदु के द्वारा निकलता है। इस बिंदु को हमने क्या कहा था, ब्लेफेरोप्लास्ट। क्या बोला हमने, ब्लेफेरोप्लास्ट, या हमने क्या कहा था, काइनेटोसोम के नाम से जाना जाता है। तो यूग्लिना के अंदर जो आपका सेंट्रियोल होता है, यूग्लिना के अंदर जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल हमेशा क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, रहता है। यूग्लिना के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है और ये किसका निर्माण करता है, ये जो निर्माण करता है इसका सेंट्रियोल निर्माण करता है, किसका करता है, ब्लेफेरोप्लास्ट या काइनेटोसोम का निर्माण करता है। और ये ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोसोम क्या करते हैं, इनसे फ्लैजिला निकलती है। जबकि हम प्लांट के अंदर देखते हैं कि प्लांट के अंदर सेंट्रियोल्स का क्या होता है, अभाव होता है। केवल और केवल कोशिका विभाजन के समय ही प्लांट में सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है और अन्य रूप में कोशिका में अभाव होता है। जबकि यूग्लिना के अंदर ये हमेशा ही प्रेजेंट रहता है। अब नेक्स्ट बात देखिए, हमें पता है कि यूग्लिना के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के अंदर एक विशेष प्रकार की शुगर का निर्माण होता है और इस शुगर का हमने क्या नाम दिया था, पैरामाइलोन एक विशेष प्रकार की शुगर है। ये किसके समान होती है, स्टार्च के समान होती है। और स्टार्च किसमें पाई जाती है, जो स्टार्च होती है वो प्लांट के अंदर पाई जाती है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स की पैरामाइलोन जो शुगर है ये स्टार्च के पूर्ण रूप से समान नहीं होती है। इसे स्टार्च ही मानते हैं, इसे मानते तो स्टार्च ही है, लेकिन हूबहू रूप से या पूर्ण रूप से स्टार्च के समान नहीं होने के कारण इसे हम वास्तविक स्टार्च नहीं मान सकते हैं। अर्थात पादप जो होते हैं उनमें जो संग्रहित भोजन पदार्थ होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। जबकि यूग्लिना में क्या होता है, पैरामाइलोन प्रकार की एक विशिष्ट प्रकार का कार्बोहाइड्रेट उसके रूप में होता है। अर्थात वास्तविक स्टार्च का अभाव होने के कारण भी हम यूग्लिना को क्या नहीं मान सकते हैं, प्लांट नहीं मान सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए कि यूग्लिना के अंदर बहुत सी ऐसी संरचनाएं देखी गई है। जैसे हमने बात की थी कि जो आपका फ्लैजिला होता है, यूग्लिना के अंदर जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला यहाँ से क्या होगा, बल्ब के समान खुली हुई संरचना में होगा। फ्लैजिला जो होता है यहाँ से ये काइनेटोसोम या ब्लेफेरोप्लास्ट जहाँ से निकलता है वहां से एक फूली हुई संरचना के रूप में पाया जाता है। और ये जो फूली हुई संरचना होती है, मैंने आपको बताया था कि ये फूली हुई संरचना के रूप में इसमें क्या बना रहता है, लेक्टोफ्लेविन भरा रहता है। यानी ये फूली हुई संरचना इसे क्या बोलते हैं, पैराफ्लैजिलर बॉडी के नाम से जाना जाता है।
और इसमें क्या भरा रहता है, इसे भरा रहता है लैक्टोफ्लेविन। लैक्टोफ्लेविन नाम का एक पदार्थ भरा रहता है। और ये लैक्टोफ्लेविन क्या करता है, लैक्टोफ्लेविन विशिष्ट प्रकार के केमोसेप्टिक का कार्य करता है, या अन्य जो थर्मोसेप्टिक या जो लाइट सेप्टिक का कार्य करता है, यानी कि ये प्रकाश सुग्राही होता है। क्या होता है, प्रकाश सुग्राही होता है। अर्थात जो एनिमल्स है यूग्लिना, जो यूग्लिना है, यूग्लिना के अंदर विशिष्ट प्रकार की ये जो प्रकाश ग्राही या प्रकाश संवेदी अंग होता है, इसके कारण यूग्लिना विशिष्ट प्रकार का उद्दीपन प्रदर्शित करता है। और ये उद्दीपन उसी प्रकार से प्रदर्शित करता है जिस प्रकार से ये एनिमल्स आपके उद्दीपन को प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार से यदि यूग्लिना को तेज प्रकाश के अंदर यदि रखा जाता है तो यूग्लिना गति करके मंद प्रकाश की ओर जाने की क्या करेगा, चेष्टा करेगा। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यूग्लिना को यदि अंधेरे में रखा जाता है तो अंधेरे के अंदर क्या होगा कि अंधेरे के अंदर भी अगर इसे रखेंगे तो ये जो मंद प्रकाश है उसकी तरफ जाने की चेष्टा करेगा। तो इस प्रकार की जो गतियां हैं प्रकाश के प्रति या विशिष्ट रसायनों के प्रति ये एनिमल्स के समान ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि यूग्लिना किसके समान है, एनिमल्स के समान होता है। अर्थात यूग्लिना का अध्ययन हम एनिमल्स के रूप में ही करते हैं। तो ये आपका एक यूग्लिना था। और यूग्लिना के अंदर एक बात हो रही है कि हमने इनसिस्टमेंट को पढ़ा था। इनसिस्टमेंट जो है इसे हम क्या बोलते हैं, पाल्मेला स्टेजरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाल्मेला स्टेजरी। यानी कि जन्म के अंदर जो इनसिस्टमेंट यानी कि जो सिस्ट यानी कि टूटी बनती है, इसे पाल्मेला स्टेजरी कहते हैं। इसे पाल्मेला स्टेजरी क्यों कहते हैं कि हमें पता है कि एक एल्गी होता है। एल्गी होता है कौन सा, क्लेमाइडोमोनास। और इस एल्गी के अंदर क्या बनती है, इसी प्रकार की सिस्ट या सिस्ट बनती है एल्गी जन्म के दौरान। यानी इसी सिस्ट के द्वारा इस क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, जन्म होती है। और क्लेमाइडोमोनास में इस स्टेज को क्या बोलते हैं, पाल्मेला स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जो इनसिस्टमेंट बनती है जन्म की एक विधि है यूग्लिना के अंदर, इसे पाल्मेला अवस्था के नाम से भी जाना जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका यूग्लिना था। और यूग्लिना यहाँ पर आपका